डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट आयनिक सॉलिड का नेक्स्ट पार्ट है सॉल्वेशन एनर्जी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स। विलायकन ऊर्जा एवं आयनिक ठोसों की विलयता। सॉल्वेशन एनर्जी, विलायकन ऊर्जा क्या है, इसे समझते हैं। वाटर का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हम जानते हैं कि वाटर जो है, पानी पोलर सॉल्वेंट है, आपका ध्रुवीय विलायक है। किसी क्रिस्टल को, आयनिक सॉलिड को पानी में डिसॉल्व करने पर उसका होता है हाइड्रेशन, जलयोजन, और जो ऊर्जा निकलती है उसे हम कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी, जलयोजन ऊर्जा। वाटर के अलावा कोई सॉल्वेंट हो तो उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पे क्रिस्टल को, उसे कहेंगे हम सॉल्वेशन, और जो एनर्जी होगी उसे हम कहेंगे सॉल्वेशन एनर्जी, विलायकन ऊर्जा। सॉल्वेंट वाटर के अलावा अदर सॉल्वेंट कुछ भी हो सकते हैं, अमोनिया है, अल्कोहल है, एटसेट्रा। वाटर आपका पोलर सॉल्वेंट क्यों है? दिस द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यहां पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की ओर ज्यादा आकर्षित रहते हैं। इसके कारण ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, आंशिक ऋण आवेश, और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये हमारे पास पोलर सॉल्वेंट हो गया। अब सपोज इसमें वाटर में हमने डिसॉल्व किया NaCl, साल्ट। Na प्लस फॉर्म में है, Cl नेगेटिव फॉर्म में है। जैसे ही NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया, Na प्लस के चारों ओर ऑक्सीजन नेगेटिव आ जाएगा। वाटर के ऑक्सीजन आयन जो है, ऑक्सीजन नेगेटिव जिस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, वो उसके चारों ओर उसका एक सर्किल बना लेंगे, जिसे हम कहेंगे प्राइमरी हाइड्रेशन सर्किल, प्राथमिक जलयोजन चक्र। अब इस वाटर मॉलिक्यूल प्राइमरी हाइड्रेशन सर्किल के चारों ओर जो वाटर मॉलिक्यूल है, उनके चारों ओर एक और लेयर बन जाएगी वाटर मॉलिक्यूल की। H है ना यहाँ पे, H प्लस। तो अब कौन इससे अट्रैक्ट होगा? O, जिसपे पार्शियली नेगेटिव है, O दिस। तो इस तरह एक बन जाएगी सेकेंडरी हाइड्रेशन सर्किल। ऐसे ही Cl नेगेटिव के चारों ओर कौन आ जाएगा? H प्लस पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन पे, और प्राइमरी हाइड्रेशन सर्किल बन जाएगा। और फिर H प्लस के बाहर कौन है? ऑक्सीजन फिर अट्रैक्ट करेगा H2 मॉलिक्यूल को, जिनके H प्लस आगे रहेंगे, और सेकेंडरी हाइड्रेशन सर्किल बन जाएगा। और यहां पे जो Na प्लस और Cl नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो टूट जाएगा और हमारा क्रिस्टल डिसॉल्व हो जाएगा। यहां पे ये बॉन्ड देखिए, यहां पे ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, यहां पे बॉन्ड नहीं है, ये है सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। इसे हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। अब HF की बात करें। HF तो H2O से ज्यादा पोलर है। फिर H2O यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है, सार्वत्रिक विलायक क्यों है H2O? इसका कारण है कि HF में H प्लस और F माइनस जो अलग होगा, उसमें F माइनस है वो वीक इलेक्ट्रॉन डोनर है, वीक इलेक्ट्रॉन डोनर है। मान लीजिए Na प्लस है, उसके चारों ओर यहां पे कौन आएगा? F माइनस आएगा,
ये भी पोलर है, आपका पोलर मॉलिक्यूल है, F पे पार्शियली नेगेटिव है, H पे पार्शियली पॉजिटिव है। फ्लोराइड आयन सॉरी F जो है HF का फ्लोरीन वो इसके चारों ओर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे वीक बेस वीक इलेक्ट्रॉन डोनर होने के कारण विलायकन द्वारा स्थायीकृत नहीं कर सकता, इसको स्टेबलाइज नहीं कर सकता सॉल्वेशन के द्वारा HF, इसलिए HF जो है अच्छा विलायक नहीं माना जाता। कोई क्रिस्टल जल में विलय होगा, वाटर सोल्यूबल होगा या वाटर इनसोल्यूबल होगा, जल में अविलय होगा, इसका डिसीजन होगा हमारा जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी, जल योजन ऊर्जा, सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी और एंट्रोपी चेंज से। सिंपल हम कहें तो आपकी जालक ऊर्जा लैटिस एनर्जी ज्यादा है सॉल्वेशन या हाइड्रेशन एनर्जी से, तो वो वाटर इनसोल्यूबल होगा क्रिस्टल। यही अगर जल योजन ऊर्जा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से, जालक ऊर्जा से, तो हमारा क्रिस्टल जो है जल वाटर सोल्यूबल हो जाएगा। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक यौगिकों की विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। जैसा कि हमने पढ़ा जालक ऊर्जा, दूसरा जलयोजन ऊर्जा, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, एंट्रोपी परिवर्तन, चेंज इन एंट्रोपी। क्या होता है एंट्रोपी परिवर्तन? हम जानते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। डेल्टा जी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, नेगेटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा और पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पे डेल्टा एच को हम लिख देंगे सोल्वेशन एनर्जी, एल से लिख दिया हमने, टी टेम्परेचर है सिस्टम का, और डेल्टा एस यहाँ पे है हमारा चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी मीन्स अव्यवस्था, रेंडमनेस का मेजरमेंट, अव्यवस्था का मापन। डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो ही हमारा सॉल्यूशन बनेगा। अब डेल्टा जी नेगेटिव, ये नेगेटिव करना है हमें, तो क्या करना है, या तो एल नेगेटिव हो, एल मीन्स विलायकन ऊर्जा, सॉल्वेशन एनर्जी मीन्स प्रोसेस क्या हो, ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक, और अगर एल पॉजिटिव है मीन्स विलायकन ऊर्जा जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब उसमें सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ रही है, ऊष्माशोषी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तब भी हमारा क्रिस्टल विलयशील होगा, सोल्यूबल होगा यदि डेल्टा एस पॉजिटिवली होगा हाई। कैसे? यहाँ पे देखिए, आपको डेल्टा जी नेगेटिव करना है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे डेल्टा एस अगर हाईली पॉजिटिव है तो ये टी इंटू डेल्टा एस क्या हो जाएगा, वैल्यू ज्यादा हो जाएगी इससे, और हमारा डेल्टा जी रिजल्टेंट डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा और हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, विलायक का डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक, इसे डिनोट करते हैं हम एप्सिलॉन से। किसी पदार्थ के विद्युतीय आवेश को उदासीन कर सकने की क्षमता का माप ही विलायक का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक एप्सिलॉन कहलाता है। मीन्स डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक का मतलब है कि आपने वाटर में क्या डाला, क्रिस्टल डाला, तो वो पर्टिकुलर NaCl डाला, तो NaCl में Na+ और Cl- को तोड़ के अलग करके और उनके चार्ज को न्यूट्रलाइज करते, मीन्स Na को दूर ले जाए, उसके चारों हाइड्रेशन जो है सर्किल आ जाएगा, प्राइमरी हाइड्रेशन सर्किल, सेकेंडरी हाइड्रेशन सर्किल, और ऐसे ही Cl नेगेटिव के चारों ओर हाइड्रेशन सर्किल आ जाएगा, प्राइमरी हाइड्रेशन सर्किल, सेकेंडरी हाइड्रेशन सर्किल। तो वाटर के लिए बहुत अच्छा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 80, इसलिए वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यहाँ पे एप्सिलॉन का मान बढ़ने पर अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है। विलायकन ऊर्जा और एप्सिलॉन में क्या संबंध है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में, Z² E² अपॉन 2R 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन। मीन्स आपका यहां पे एप्सिलॉन का मान बढ़ने पे Z का मान, ये देखो एप्सिलॉन का मान बढ़ने पे क्या होगा, इस वैल्यू का मान कम हो जाएगा, इस वैल्यू का मान कम होने पे इस वैल्यू का मान बढ़ जाएगा, और इस वैल्यू का मान बढ़ने पे इसका मान भी बढ़ जाएगा, और हमारा सॉल्वेशन एनर्जी बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी तो
बढ़ ही जाएगी। नेक्स्ट है आपका आयनिक साइज, आयनिक आकार। देखिए लैटिस एनर्जी में हमने पढ़ा था ये रिलेशन पिछले वीडियो में। तो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन d0 या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d0। d0 क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव न्यूक्लियाई और नेगेटिव न्यूक्लियाई, मीन्स R प्लस प्लस R माइनस। और आपका सोल्वेशन एनर्जी में क्या रिलेशन है? सोल्वेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R प्लस प्लस 1 अपॉन R माइनस। R प्लस यहाँ पे रेडियाई ऑफ कैटाइन है, R माइनस यहाँ पे रेडियाई ऑफ एनाइन है। तो देखो आप यहाँ पे हम जानते हैं कि R प्लस से R माइनस बड़ा होता है, ये रिलेशन होता है। तो यहाँ पे ये छोटा है तो इसको क्या कर दिया, R माइनस को, R प्लस को नेग्लेक्ट कर मान सकते हैं। यानी लैटिस एनर्जी डिपेंड कर रही है किस पे? नेगेटिव चार्ज आयन पे। और यहाँ पे विलायकन ऊर्जा की बात करें, ये दोनों अलग हैं। विलायकन ऊर्जा की बात करें तो मान लीजिए R नेगेटिव ज्यादा है तो ये वैल्यू 1 अपॉन R नेगेटिव तो नेग्लिजिबल हो जाएगी। ये कम है तो इसकी वैल्यू को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो HS जो है सोल्वेशन एनर्जी है, डिपेंड करेगी आपकी पॉजिटिव चार्ज आयन के साइज पर। एग्जाम्पल से समझते हैं। मीन्स पॉजिटिव चार्ज आयन का साइज बढ़ने पर सोल्वेशन एनर्जी कम हो जाएगी, सोलिबिलिटी कम हो जाएगी। नेगेटिव आयन का चार्ज आयन का साइज बढ़ने पे लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी, सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल है हमारे पास NaF, NaCl, NaBr, NaI। तो यहां पे सोलिबिलिटी की बात करें तो सोलिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? सोडियम फ्लोराइड की या सोडियम आयोडाइड की? सोडियम आयोडाइड की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आयन जो साइज है वो तो सेम है, Na है। नेगेटिव आयन का चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, जिससे क्या होगा? डिपेंड, नेगेटिव चार्ज आयन किस पे डिपेंड कर रहा है? लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? नेगेटिव चार्ज आयन पे। मीन्स नेगेटिव चार्ज आयन बढ़ने से लैटिस एनर्जी कम हो रही है, जिससे सोलिबिलिटी बढ़ रही है, तो इसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होगी। दूसरा एग्जांपल MgSO4, CsSO4, SrSO4, BsO4। MgSO4 और BsO4 बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट में ज्यादा सोलिबिलिटी किसकी होगी? मैग्नीशियम सल्फेट की। क्यों होगी? क्योंकि यहां पर सल्फेट आयन, नेगेटिव चार्ज आयन तो सेम ही है और पॉजिटिव चार्ज आयन जो है वो अलग अलग हो रहा है और यहां से इसका साइज बढ़ रहा है। ऐसे मैग्नीशियम से बेरियम तक जाने पे साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने पे पॉजिटिव चार्ज आयन का साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? सोलिबिलिटी कम होगी। देखो यहाँ पे सोलिबिलिटी कम होगी क्योंकि सोल्वेशन एनर्जी कम होगी और हमारा ऑर्डर ये रहेगा, मैग्नीशियम सल्फेट सबसे ज़्यादा विलयशील होगा। कभी कभी क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज आयन का साइज बढ़ने पर भी सोलिबिलिटी बढ़ती है। जैसे यहाँ पे इसमें LiF, NaF, KF, RbF और CSF फ्लोराइड सेम है। पॉजिटिव चार्ज आयन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, स्विजियम, ये आपकी साइज बढ़ रही है क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता है। अब ये जब साइज बढ़ रही है तब भी सोलिबिलिटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ पर एंट्रोपी बढ़ रही है। अभी बताया था एंट्रोपी बढ़ने पर आपका ओवरऑल सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ देखिए लिथियम, सोडियम, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, LiF, यहाँ पे क्या है? इन दोनों में LiF और NaF में पॉजिटिव चार्ज आयन का साइज बढ़ रहा है तो सोलिबिलिटी क्या हो रही है? सोल्वेशन एनर्जी कम हो रही है। सोल्वेशन एनर्जी तो कम हो रही है, साथ में चालक ऊर्जा उससे ज्यादा कम हो रही है और सोलिबिलिटी हमारी बढ़ रही है। नेक्स्ट है आयनिक चार्ज, आयनिक आवेश। चार्ज बढ़ने पर
चाहे केटाइन पे चाहे एनाइन पे। लैटिस एनर्जी बढ़ती है और सॉल्वेशन एनर्जी भी बढ़ती है, क्योंकि वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है, तो दोनों एनर्जी बढ़ती है। लेकिन लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सॉल्वेशन एनर्जी की तुलना में, और हमारी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। जैसे लेड कार्बोनेट, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, इसमें क्या है हमारा, दोनों में हाईली चार्ज है दोनों, तो इनकी सॉल्युबिलिटी कम ही होती है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केटाइन, धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है पॉजिटिव आयन का, केटाइन का। एक तो 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को हम कहते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को कहते हैं आभासी नोबल गैस विन्यास, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने पे उसका साइज जो है ना धनायन का, वो कम हो जाता है। कम होने से पोलराइजिंग पावर जो है ना धनायन की, ध्रुवण शक्ति मीन्स ऋणायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ऋणायन का आकार डिस्टोर्टेड हो जाता है और उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। पोलराइजिंग पावर बढ़ गई। पोलराइजिंग पावर बढ़ने से, जैसे NaCl है, AgCl है, Na का चार्ज कितना है +1, Ag पर 1+, चार्ज और साइज दोनों का सेम है, फिर भी वाटर में सोल्युबिलिटी NaCl की ज़्यादा है, क्योंकि Na के पास 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। Ag हमारा क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसलिए इसकी सोल्युबिलिटी NaCl से कम होती है। सेम KCl की बात करें, MgCl2, इस तरह PbCl2 और HgCl2 की। लेकिन वाटर में सोल्युबिलिटी कम होती है, लेकिन अमोनिया में देखें हम सोल्युबिलिटी, तो अमोनिया में सोल्युबिलिटी 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की ज़्यादा होती है। AgCl की ज़्यादा होगी NaCl से, PbCl2 की ज़्यादा होगी MgCl2 से, HgCl2 की ज़्यादा होगी इनसे। तो यहाँ पे आपका ऐसा क्यों होता है, क्योंकि NH3 में AgCl मिलाने पर एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है इस तरह का। इस कॉम्प्लेक्स बनने के कारण हाईली सोल्यूबल होता है AgCl, अमोनिया में, वाटर में इनसोल्यूबल होता है। थोड़ा सा पार्शली सोल्यूबल मान सकते हैं, लेकिन इनसोल्यूबल, लगभग इनसोल्यूबल। इसके बाद है आपका प्रेजेंस ऑफ अदर कॉमन आयन, अन्य सम आयनों की उपस्थिति का क्या प्रभाव है। NaCl पानी में बहुत अच्छा विलयशील है, हाईली सोल्यूबल है। अगर वाटर में HCl मिला दें थोड़ा सा, तो फिर NaCl पार्शली सोल्यूबल हो जाएगा, लगभग इनसोल्यूबल हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे HCl मिलाने पे H के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज आयन है, Cl नेगेटिव और H+ आयन चार्ज है। तो यहाँ पे Cl नेगेटिव और NaCl के पास भी Cl नेगेटिव है, दोनों सेम आयन हो गए, तो इनको क्या होगा, आपका NaCl का डिसोसिएशन बहुत कम हो जाएगा, जिसके कारण सोल्युबिलिटी बहुत कम हो जाएगी।